30 लाख की ब्रैकेट में आज कोई प्लॉट मिल रहा है किसी ऑथेंटिक सोसाइटी में? बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे 30 लाख रुपए में आपको हाजिर प्लॉट की बात, हाजिर प्लॉट मिल जाता है। इस टाइम एग्जिट लेने में नुकसान है, एंट्री में फ़ायदा है या होल्ड करने में फ़ायदा है। अब इसमें यह है कि साल 1.5-2 साल के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ लाइन हो जाएंगी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं? यूट्यूब से देखें, अभी तो हमारा चूंकि रियल स्टेट है, मोटरसाइकिल से वो सिस्टम चला, आज भी मोटरसाइकिल मेरे पास है और मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल है और फेवरेट सवारी उसको अभी भी। ना सिर्फ वो मोटरसाइकिल बल्कि उसमें डलने वाले इंजन ऑयल की रसीदें भी, हाँ रसीदें भी हैं, 230 340 हेवोलिन की जो रसीदें हैं वो भी है। हाँ। और उसको आज भी अभी भी ईद पे मैंने उसकी खुद से वो आपने ट्रंक रखा हुआ है। हाँ। वो भी है आपके पास? ट्रक भी मेरे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। आज इस्माइल साहब हैं हमारे साथ प्रॉपर्टी नामा से। आज का पॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है और आज हम इस्माइल साहब से पूछेंगे कि जो मौजूदा रियल स्टेट इंडस्ट्री के हालात हैं कि कब ठीक होंगे। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, उस जर्नी के ऊपर बात करेंगे। वो लोग जो स्टक हो गए हैं किसी न किसी वजह से रियल स्टेट के अंदर, प्लॉट ख़रीद चुके हैं, घर ख़रीद चुके हैं और वो निकलना चाहते हैं, तो आज की पॉडकास्ट में उनको इस मुश्किल वक्त से निकलने का सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप एंड तक ये पॉडकास्ट देखिएगा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मामला ठीक हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो इससे पहले की नशिस्त थी वो बड़े ख़तरनाक हालात में हुई थी। जी अल्लाह का शुक्र है, फजल है, अल्लाह का करम है। बहुत सारे मामलात चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उन्होंने जिस तरीके से खुश असलूबी से मेरे मामलात को देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेटल हो गया, 80-90% सेटल्ड है इस टाइम। अच्छा, अब एक आम इंसान जो है, देखें पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन ज़्यादा हैं, जॉब करने वालों की तादाद ज़्यादा है, कारोबार करने वालों की तादाद कम है। सैलरीड पर्सन अमूमन आप देखते हैं कि किसी न किसी तरह से थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं, तो लोग अक्सर जो है वो इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि यार अगर हम रियल स्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर दें, कोई एंड यूज़र है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो घर बनाना चाहता है। अच्छा, हर शख्स की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाऊँ, मेरे पास ये जो 10-20 लाख रुपए हैं या जितने भी हैं ये कोई मुझसे हथिया के ना ले जाए, क्योंकि माशरे में आप जानते हैं। क्या टिप है ऐसे लोगों के लिए आपके पास कि वो क्या चीज़ मद्देनज़र रखें जब भी अपना पैसा किसी रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें? सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ख़रीदें, कि मौके के ऊपर तैयार हो, उसका पोजीशन आपको मिल रहा हो और उसके बाकायदा तौर पर ऑनरशिप आपको डॉक्यूमेंट शेप में मिल रही है, ट्रांसफ़र हो, आप हाजिर प्लाट हो, नंबर 1। लेकिन बहुत सारी जगहों पर चूंकि आप फाइनेंशियल लोग स्ट्रांग नहीं होते तो हाजिर प्लॉट नहीं ले सकते, फिर आप फाइल्स की तरफ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेते हैं, जो कि बहरिया और DHA का ये सिस्टम शुरू हुआ और पूरी पाकिस्तान में अब फैल गया है। फाइल सिस्टम, बाद में पोजेशन होता है, बैलेटिंग होता है, डेवलपर चार्जेज वो, उसमें फिर ये है कि आपने देखना है कि एक प्रोजेक्ट जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है उसकी लेजेसी क्या, उसने पहले डिलीवरी कितनी की हुई है, किस लेवल पे की हुई है, और जो बंदा आपको रिकमेंड कर रहा है, जो डीलर है दरमियान में बंदा, उसकी क्या लेजेसी है और वो कितना ऑथेंटिक है। तो जितना वो ऑथेंटिक, जो जितना मुस्तनद डॉक्टर होगा उतनी अच्छी वो आपको दवाई लिख के देगा। सेम जितना मुस्तनद डीलर होगा उतनी आपको वो अच्छी प्रॉपर्टी उस बजट के अंदर लिखेगा और उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ देगा। अगर मुस्तनद नहीं है कोई बंदा, सेंट्रल दरमियाना बंदा, तो आपको अपने ज़्यादा कमीशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर चीज़ के ऊपर 2 लाख कमीशन मिलता है, 1 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर कमीशन 50,000 रुपये मिलता है। जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ पर कमीशन कम है। सेम लाइक दवाइयों का सीन है, अगर आप अच्छी कंपनी की दवाई बेचेंगे तो डॉक्टर को कम कमीशन मिलेगा। सेम हमारा एक काम है। तो आप कह रहे हैं कि जो है वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी उसकी होती है, क्योंकि हमें ये पता मैं कैसे परखूं एज एंड यूज़र? मैं तो आपको पता है, मतलब रियल एस्टेट के ऑफिस में आपको चले जाएं तो आपको कोई प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ वो प्रोटोकॉल देते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये तो, मतलब मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई पैरामीटर नहीं है बस। फिर या तो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ पे है कि एक बंदा दूसरे को जानता है, या फिर कोई सर्टिफिकेट ऐसा होता है। मतलब एक इंसान किसी के हाथ में जब पैसा दे रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ये इसकी कोई रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी नहीं है इस इंडस्ट्री की, जिससे मैं जाके वेरीफाई कर लूँ कि जो इस्माइल साहब हैं वो ऑथेंटिक हैं या नॉन ऑथेंटिक हैं। तो आप
मतलब कहते हैं कि बस जनरली इसको ऑब्जर्व आपने करना है किसी तरह देखिए, से? इसको ऑब्जर्व करने के बड़े आसान तरीके हैं। एक डीलर से आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, एक कंसल्टेंट थे, उसका बड़ा आसान तरीका है। नंबर 1, आप उसकी लेजेसी जो है ना वो 2 सेकंड में निकल आती है कि इस बंदे ने आज तक पाकिस्तान में क्या किया है। अगर मिसाल के तौर पे वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो टावर्स बना रहा है, उसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो भागेगा नहीं, वो आपसे भाग नहीं सकता। दूसरा, जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, अवार्ड्स होते हैं, सोसाइटीज़ से पूछा जा सकता है कि आपका टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं। सोसाइटीज़ के मालिकान आपको खुद रिकमेंड करते हैं कि ये बंदे हमारे टॉप परफॉर्मर, ये हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो मैं कहीं स्किप ना कर जाऊँ। पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड मुतारिफ हुआ और उसका शिकार मेरा एक दोस्त भी हुआ है। मैं बड़े नाम है, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा। उन्होंने उससे कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दे दें, फ़लाँ फ़लाँ बिल्डिंग है, उसमें एक शायद फ्लैट था या शॉप थी, मैं अब उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, वो आप हमसे अभी आप पैसे दे दें, इतने हमें डाउन पेमेंट, हम आपको रेंटल देना शुरू कर देंगे। अच्छा, शुरू में उसको चंद पैसे मिले भी, बाद में वो मामलात ख़राब हो गए। तो ये इसको थोड़ा बताएं कि जो लोग इसके ऊपर जाते हैं वो कहते हैं चलो बैंक से पैसे निकालते हैं, बैंक से पैसा डिवैल्यू हो रहा है, किसी को देते हैं, अभी से हमें माहाना रेंटल आना शुरू हो गया। तो ये ठीक है, काम करना चाहिए? पिछले 5 साल में पाकिस्तान के अंदर लगभग 30 से 40 अरब रुपए का जो फ्रॉड हुआ है वो इसी इंडस्ट्री में, ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी में हुआ कि इन्होंने एक डबल शाह का एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाया कि हमें 1 करोड़ रुपए दें, हम आपको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना देंगे, हर साल 22% रिटर्न देंगे, गारंटीड चेक्स देंगे, गारंटीड आपको सारी चीज़ स्टाम्प पे आपको लेके देंगे, फलाने अभी बिल्डिंग बनी शनी कोई नहीं है, फलानी बिल्डिंग जब बन जाएगी तो तब भी आपकी अभी से हम आपको रेंट देते हैं। इस तरह कैश बहुत सारे लोगों से लिया। इसके ऊपर बहुत सारी, आज आप थाने रवाज चले जाएं, बहरिया टाउन के साथ जो आप उसमें जाएंगे, 95% आपको FIRs नजर आएंगी रियल स्टेट से मुतल्लिक। अब मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, इसमें आर्मी के ऑफिसर, हर इदारे के अफसरों को इन्होंने लूटा है, सिविलियंस को लूटा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा रिटायर हो रहा है, उसने कहा यार मैं एक जो करोड़ रुपए है वो कहाँ रखूंगा, ये उस बेचारे को तो पता नहीं था, उन्होंने करोड़ इसको दिया। इसमें बहरिया टाउन के बहुत बड़े बड़े नाम डेवलपर, बड़े नाम डेवलपर्स थे, इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो शामिल था, कुछ अभी पकड़े गए हैं, कुछ निकल चुके हैं, कुछ से कुछ रिकवरी हो गई है, कुछ भाग चुके हैं। और ये रियल स्टेट के नाम पर इन्होंने दफ्तर, अच्छा आप दफातर, पिछली बात हुई कि दफातर इनके बहुत प्यारे हैं, जैसे आप दफातर में जाएंगे आई कैंडीज, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत गाड़ियां, लेविश सिस्टम, मुफ्ती इन्होंने बिठाया होता है जो फतवा दे रहा होता है कि ये 1 नंबर काम है। और आज अच्छा पीछे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल में होती नहीं है, ये पैसा लेके यहाँ से निकल चुके हैं। इस किस्म की ये जो फिजिबिलिटी पूरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने रेंट लेना है तो भाई आओ रियल प्रॉपर्टी खरीदो, रियल प्रॉपर्टी लो, उसको रियल रेंट पे लगाओ। हम इसी चीज़ की आवाज़ उठाते हैं कि आप रियल काम करें। ये चूंकि इसमें कस्टमर की भी गलती, वो लालच में पड़ा कि जहाँ पर 1 करोड़ रुपये 1 लाख बैंक दे रहा है, ये कैसे आपको दे रहे हैं, हालांकि इस पर सिस्टम है नहीं, बल्कि ये तो 2-2, 3-3 लाख दे रहे थे, तो मैं इतना तो बैंक में नहीं दे सकता। तो ये सारा एक मनी वो था, मनी ग्रैब करना और फिर एक सिस्टम चलाना। जब वो सिस्टम बंद हुआ, अभी जो हालात ख़राब हुए हैं, तो सब एक्सपोज हो। बल्कि आपने तो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई, उसका जो जब मैंने थंबनेल देखा तो मैं शायद आपने लिखा था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हसीनाओं का किरदार। ऐसा ही है, हाँ, रियल एस्टेट में इस टाइम जो हसीनाओं का किरदार था अब थोड़ा सा कम हो गया है। ये पिछले 3-4 सालों में जितने सूद वाले प्रोजेक्ट हैं ना, 1 करोड़ पे 2 लाख रुपए रेंट देने वाले, ये क्या करते हैं, आप इनके दफ्तर जाते थे ना, तो ये हमारे कुछ सेल्समैन ना वैसे ही कभी उनके दफ्तर जाते हैं। मैं क्या सर कहना, ऐसे गरीब बंदे थाईलैंड बाकू नहीं जा सकते, ऐसे उत्थे चले जाने। वो आप जाते, आधे कपड़े उन्होंने पहने होते थे, खूबसूरत हसीनाएं उन्होंने पाकिस्तान से चुनी होती थी, और वो वैसे ही बातों बातों में ना आपको प्लॉट बेच देती थी, अपनी प्रोडक्ट बेच दी। प्लॉट तो नहीं था, प्रोडक्ट थी ना। 2 करोड़ रुपए, 2 लाख, साथ वो कहती आए सर मरी में फलानी जगह जो है ना हम कॉफ़ी पिए, वहाँ पर हम टाइम भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर देंगे, साथ हम रियल स्टेट की बातें भी कर लेंगे। सो जब आप नेगेटिव देखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बात थी कि अगर उसका वो हरकल कहता था कि अगर सुल्तान अय्यूबी की फौज को मारना है ना, तो एक औरत का, दूसरा हशीश का, इनका सहारा लो। तो अब पाकिस्तानी बेचारे हमारे जो मर्द थे, हम थोड़ा सा वो इस ठरकपन के अंदर बहुत सारे लोगों को इन्होंने ख़राब किया, काम खराब हुआ। और आज जितनी FIRs हो रही हैं उसमें आप देखेंगे ना कि फलाने डेवलपर के साथ मैंने इन्वेस्ट किया बजरिया, वो जरिया में आपको कोई ना कोई मिसमा आइन गैन नून शीन मीम ही नजर आ रही होगी। तो वैसे वो जो ऐन गैन नून शीन है, ये लाइबल है, अब लाइबल है। अब ये देखें ना, ये मसाइल, अब
रियल स्टेट के अंदर जितनी हसीनाएं काम कर रही हैं या जितने हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमारी बहनें माएँ बच्चे हैं हमारी, उनसे ये दरखास्त है कि खुदारा 2 नंबर चीज को ना बेचें। कल को जब FIR होती है तो आपका नाम उसमें दर्ज होता है। अब वो तो मालक भाग गया है, लेकिन आइन गाइन मुस्मा नून शीन मीम फलानी जगह रात को मेरे साथ मिली, उसने मेरे साथ डील की, उसने मुझे दुकान दी, 3 लाख रेंट का वादा किया, आज नहीं हो रहा, वो बेचारा दुबई नाच गया पैसे लाके, इस बेचारी मिलिया कमीशन, जॉब होल्डर है, ये जॉब होल्डर है, बेशक ये जॉब छोड़ के चली गई है। अब ये अदालतों में जलील हो रहे हैं और बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से लोगों को अब तो ये ट्रेंड, लोगों को अवेयरनेस भी आ गया और इसके ऊपर अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ये जानने की ख्वाहिश भी है कि ये प्रॉपर्टी नामा कैसे बना, इस्माइल साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ये जो आज इतना बड़ा वेंचर चल रहा है इसके पीछे कौन सी ताकत है, आगाज़ कहाँ से किया था? 2017 में मैं एक जॉब कर रहा था, वो मैंने छोड़ी। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप बहरिया टाउन आ जाओ, तो मैं बहरिया टाउन आया। यहाँ पे उस टाइम बहरिया टाउन कराची चल रहा था, तो मैंने बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग शुरू की। वो प्लॉट लिया, बेचा, लोगों को दिया, उसमें कमीशन वगैरह कमाया। एक वेबसाइट मैंने बनाई बहरिया टाउन प्रोजेक्ट्स के नाम से, वहाँ से मुझे थोड़ा सा बिजनेस मिला, लोग आते थे, मैं उनको प्लॉट देता था। देन एक मुझे आइडिया आया, मेरे पास हुआवे का मोबाइल था, मैंने लिया, तो उसके अंदर मुझे एक आइडिया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं। 2019 में 18 के एंड में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और 2019 में मैंने प्रॉपर्टी नामा नाम रख के एक चैनल का आगाज़ किया। उसमें मैं जाता था, ये चक्री रोड के ऊपर उस टाइम नई सोसाइटी आ रही थी, ब्लू वर्ड सिटी, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, अल कबीर वाले लाहौर में, इधर बैरिया टाउन था, बैरिया कराची, बैरिया इस्लामाबाद, DHA। मैं ऐसे एक प्लॉट वीडियोस बनाता था, अस्सलाम वालेकुम जी ये प्लॉट है और ये इतने का प्लॉट है, ठक वीडियो अपलोड। अब स्लो लोगों को वो, अब कोई भी उस टाइम यूट्यूब पे नहीं था, कोई भी फेसबुक पे नहीं था, मैंने वीडियो डाली, वो वायरल होती गई, लोग रब्ता करते गए, लोग रब्ता करते, मैं उनको प्लॉट देता, मैं कमीशन कमाता गया। तो करते करते वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरे से रब्ता किया और फिर मैंने कंपनी बनाई, फिर कॉल सेंटर बना, कॉल्स लीड लैंड हो रही, आवाम प्रॉपर्टीज़ खरीद रही है। फिर साथ साथ मैंने जो है वो डेवलपमेंट की तरफ गया, हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे पार्टनर चौधरी आफ्ताब साहब, उनके साथ मैंने बिल्डिंग्स वगैरह शुरू कर दी। इस तरह फिर हम जो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स में माहिर हो गए। फिर हमने छोटी छोटी ज़मीनें लेके काट दी, फार्म हाउसेस काट के बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें सब जगह पर हमने ये क्या किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के साथ कमिटमेंट किया, आपको फाइल देनी, उसको फाइल दी, चाहे वो फाइल ऊपर थी। हाँ, मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ, चीज़ें मतलब एक बंदे से फाइल नहीं 10 फाइलें वो लेके भाग गया, कस्टमर को मैंने फाइल दी, वहाँ से मेरा ईमानदारी का और हॉनेस्टी का ओवरसीज़ में बहुत नाम बना और वहीं से लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। एक मोटरसाइकिल से वो सिस्टम चला, आज भी मोटरसाइकिल मेरे पास है और मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल है और फेवरेट सवारी उसको अभी भी। ना सिर्फ वो मोटरसाइकिल बल्कि उसमें डलने वाले इंजन ऑयल की रसीदें भी, हाँ रसीदें भी हैं, 230 340 हेवोलिन की जो रसीदें हैं वो भी है। हाँ। और उसको आज भी अभी भी ईद पे मैंने उसकी खुद सफाई वो आपने ट्रंक रखा हुआ है। हाँ। वो भी है आपके पास? वो ट्रंक भी मेरे पास है, ऑफिस में ऊपर दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ें हैं। वो पुराना मेरा मोबाइल, तो वो सारी चीज़ें मैं याद रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। सो ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है, फिर हादसा हुआ और फिर वो इंसान कहते हैं ना कि हादसों से लड़ा हूँ, कई मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ, तो ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। अल्लाह का फजल है, करम है, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो मिलिट्री में जाना चाहते थे, वो क्यों नहीं गए? मिलिट्री में मैं आपको, चूँकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, मेरे वाले साहब फ़ौज पाकिस्तान के एक अफसर हैं और अच्छे रैंक के ऊपर हैं। तो अच्छा, उसमें हुआ है कि मैं 134 ग्रेजुएट कोर्स में मैंने अप्लाई किया और 134 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया मैंने। अच्छा, मैंने अप्लाई किया, मुझे बहुत शौक था और यकीन मैंने जिन अपने दोस्तों को मैंने ISSB की तैयारी कराई, वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेजर के करीब मेजर बन गए हैं, कुछ अभी मेजर बनने वाले हैं। जो 134 लॉन्ग कोर्स 33 में गए, 134 में मैंने गुजरावाला में ISSB दी। तो मुझे आखिरी जो इंटरव्यू होता है प्रेसिडेंट, मुझे कहता है यार खान साहब, इस्माइल उसने इंग्लिश में कहा कि यार आपका जहाज़ जो है ना ऐसे जा रहा है, ऐसे तो ये यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा, तो आप बाहर काम करें। मैं उस टाइम मैं बड़ा उदास हुआ, आंसू हुआ है, बड़ा दिल टूटा हुआ, क्योंकि मैंने मिलिट्री में जाने के लिए मैंने B काम किया, क्योंकि मेरे FSC में नंबर 55% थे, तो 60% चाहिए थे, वो भी नहीं हो सका। मैंने B काम किया, फिर मेरा मेडिकल का एक मसला था, वो मेडिकल का मसला मैंने CMH घूम गल गया, बड़ा डिसहार्ट हुआ। मेरे दोस्त से वो हो गए, भर्ती हो गए गुजरावाला में ISSB हुई कोहाड़ में, फिर मैंने 34 ग्रेजुएट की दोबारा ISSB दी। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, 2 चांस हैं दूसरे में। फिर क्या, फिर उन्होंने कहा जी नॉट रिकमेंडेड। हाँ। बस फिर मैंने सोचा कि अल्लाह की मर्जी होगी। फिर भी मैंने काम जो है वो एयरफोर्स का एक अदारा है शाहीन फाउंडेशन, वहाँ पर एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम किया।
मैं वो एयरफोर्स की PF हॉस्पिटल्स को मेडिसिन देता है, वहाँ से काम शुरू किया। फिर मैं बहरिया टाउन की तरफ आया। सो आज भी मेरे जो काफ़ी दोस्त हैं उसके संग, और अभी भी मुझे कोई कहीं पे मिले तो अक्सर ये होता है कि मैं उनको कहता हूँ कि मैं कोई लड़का ये जैसा कप्तान वगैरह कोई नए आए होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि मैं 134 लाख कोर से हो, तो वैसे उठ के सैल्यूट मारते हुए फिर मैं उनको कहता हूँ कि नॉट रिकमेंडेड। तो इस तरह मेरा दोस्त बड़ा मेरा मजाक, जहाँ भी दोस्त बैठते हैं ना तो कहते हैं यार ये नॉट रिकमेंडेड अफसर है। तो बस ये बीकॉम की डिग्री किसी और जगह काम आई? बीकॉम की डिग्री बल्कि आपने ये बताया एक जगह बस काम आई। डिग्री पहले, इससे पहले ये बताएं कि डिग्री ली है जाके यूनिवर्सिटी से? मास्टर्स जो किया उसकी डिग्री नहीं ली। अच्छा, मास्टर की डिग्री नहीं अच्छा ली। देखे ना, बीकॉम की डिग्री ली। हाँ। तो ISSB अप्लाई किया। हाँ, मैं सॉरी मास्टर की डिग्री पूछना चाह रहा तो था। बीकॉम की डिग्री तो ले ली क्योंकि अप्लाई किया। वहाँ से जब मैं रिजेक्ट हुआ दोनों जगह, फिर मैंने मास्टर्स किया रिफा यूनिवर्सिटी से, तो उनको फुर्सत नहीं मिली मुझे देने को, मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं लेके ही नहीं आया। हाँ, मैं अभी तक लेके उधर के पास ही पड़ी, शायद मेरे 12-13 हज़ार रुपये मेरी फीस भी उनके पास अभी तक पड़ी हुई है। और मास्टर की डिग्री 2017 सितंबर में मेरा पास आउट हुआ वहाँ से, और 3.67 GPA के ऊपर मास्टर्स इन कॉमर्स, वो जनाब अली पता नहीं MBA क्या है वो, अभी तक वो डिग्री उधर पड़ी है, और वो डिग्री मैंने अभी तक ली ही नहीं है, बस वो पड़ी रहेगी। आपको लगता है आपको उसकी जरूरत ही नहीं रही? मुझे लगता है कि जो मैंने सीखना था वो मैंने सीख के रियल जिंदगी में अप्लाई कर दिया। अगर मैं डिग्री लेके आया होता तो मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा होता, मैंने बहुत सारी जगहों के लिए इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशंस भी दी थी, चीज़ें, तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। तो जब बुलाया ही नहीं तो मुझे डिग्री की जरूरत ही क्या थी, फिर मैंने कहा छोड़ें। अच्छा, ये सुनने वाले कहीं ये ना सोचना शुरू कर दें कि इस्माइल साहब तालीम के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने नहीं लिया, तालीम हासिल तालीम की। पूरी की है, तालीम हाँ, जरूरी है। तालीम तालीम जरूरी। अगर ना होती तो यूट्यूब ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आज इतनी बड़ी कॉर्पोरेट सिस्टम चलाना, आप जो है आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चलाती हैं, CFO हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, कॉस्टिंग हो रही है, एक फिजिबिलिटीज बनती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, या आप बिजनेस जब करते हैं तो आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर एक आध मिसाल मलिक रियाज साहब हो गए, ठीक है ना, गौतम अदानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गए, ये बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर। लेकिन पढ़ना चाहिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप चीज़ों को, हाँ, पढ़ के उन चीज़ों को नए तरीके से अपने बिजनेस के अंदर लेके आएँ। तो जो कारोबारी मामलात हैं रियल एस्टेट के, ये तो बड़े बदहाली के शिकार हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्योंकि रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, तो वक्तन फ़वक्तन जब भी मुलाकात हुई है, बहुत सारे दोस्त तो कहते हैं यार ऑफिस बंद कर दें, कुछ कहते हैं एम्प्लॉइज़ को कम कर दें। तो आप क्योंकि काफ़ी अरसे से 2016-17 से यू आर इनटू इट, ऐसा क्या हुआ है पिछले 2 सालों में कि एक ऐसा कारोबार जिसने एक आम इंसान को खुशहाल किया, एक खुशहाल को अमीर किया और एक अमीर को दौलतमंद बना दिया, आज उसी कारोबार को करने वाला इंसान कह रहा है कि यार ये डूब गया है? देखिए जी, डूबा एक तो बेसिकली हम क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन महीने का 5 करोड़ रुपए कमा रहा होता है ना, और वो जब 1 करोड़ रुपए पर मंथ के ऊपर आ जाता है, तो वो ये समझता है कि सिस्टम डूब गया। सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, अभी तक डूबा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रियल एस्टेट के ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो, जिस तरह आपने फरमाया कि दफ्तर छोड़ के भाग रहे हैं, बेसिक स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है। क्योंकि जब आप मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं, लाइक हम रियल एस्टेट भी कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग, साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, साथ पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, UAE में भी काम कर रहे हैं, और एक मल्टी पर्पज़ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाई राइज बना, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, फार्म हाउसेस भी कर रहे हैं। सो डिफरेंट, और हर एक ना एक वक्त के ऊपर कोई ना कोई नीड लोगों की चलती रहती है जिसको हम कैटर ऑन करके पूरी कर रहे होते हैं, और हमारा सिस्टम चल रहा होता है। और इस टाइम लोग मैं समझता हूँ कि टफ टाइम जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, और ये मार्केट के अंदर सिर्फ साफ और अच्छे और बेहतरीन लोग रह जाएंगे जो कि आने वाले वक्त के ऊपर जो भी बिजनेस होगा उसको वो काबू कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए मैदान को, काम करना चाहिए। ये अब मैंने आपको जैसा बताया, हेड ऑफिस है हमारा, हमने 2 फ्लोर मजीद इसमें ऐड किए हैं, हमने 2 ब्रांच, अब लाहौर में हमने अपनी ब्रांच DHA के अंदर दोबारा ओपन की, हम UAE की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंशन की तरफ अभी भी जा रहे हैं। हालांकि मुश्किल हालात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात हमेशा एक सुलझे हुए बंदे के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये तो नहीं कि जब बहुत अच्छे हालात हो तो आप कारोबार करें और बहुत बुरे हालात हो तो आप छोड़ के दुम दबा के भाग जाएं।
जबकि बुरे हालात होंगे तो आपने सर्वाइव करना और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ना निकाल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई डाउन साइजिंग नहीं की, हमने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं रोका। आज आप साइट पे जाएं, उमर मॉल को देखें, आप उमर रेजिडेंसीज को देखें, आप रिवर व्यू हाइट को देखें, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर को देखें, उमर विलास फार्म हाउसेस, आपको 24 घंटे आप जाएंगे, आपको एटलीस्ट दिन की या रात की एक न एक शिफ्ट पे काम लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। सो ये हम समझते हैं कि जब तक आप अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, सो आप अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स को आप गवर्नमेंट के ऊपर या लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते। हालात ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मसाइल हैं, लेकिन हर बंदे को घर चाहिए, हर बंदे को प्रॉपर्टी चाहिए, और जिसके पास पैसा उसने लगाना है, अब उसको एक ऐसी टीम या ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें वहाँ वो इन्वेस्ट करें। अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास बिजनेस है, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपके पास बिजनेस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एक बंदा जो है वो अब हम क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 30 लाख की ब्रैकेट में आज कोई प्लॉट मिल रहा है किसी ऑथेंटिक सोसाइटी में? बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे 30 लाख रुपए में आपको हाजिर प्लॉट की बात, हाजिर प्लॉट मिल जाता है। अच्छा। आपको अडियाला रोड के ऊपर हाजिर प्लॉट मिल जाता है, आपको चक्री रोड में पे हम दे सकते हैं, चकबेली रोड के ऊपर हम दे सकते हैं। 30 लाख रुपए में आल ड्यूज के लिए तैयार प्लॉट मिल जाता है। अब सर जो लोग इस वक्त ये घरों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि घर की तामीर जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, लोगों के बजट से बाहर होगी ये कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या मशवरा देते हैं वो लोग जो घर बनाना चाह रहे हैं या अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो किसी पुराने घर को ख़रीदें 4, 5, 6 साल पुराने, उसको रेनोवेट करके उसमें रहना शुरू कर दें, या वही फार्मूला है कि वो प्लॉट ख़रीद के बिल्ड करें? तो आप कभी ऐसा फैसला करना चाहें तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? देखिए, अगर पुराना घर खरीदते हैं ना, 10 साल पुराना भी हो जी। तो वो पुराना नहीं कंसिडर होता, वो एक ठीक कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर आप नया भी बनाते हैं, इस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लेकिन इस टाइम पिछले साल स्टील जो था वो 3.25 लाख रुपए टन था, अभी 2.25 लाख रुपए स्टील जो है ना सस्ता हुआ है, चूंकि कंस्ट्रक्शन कम हुई हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बचत अभी हो रही है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी बचत कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। जिसके पास प्लॉट है वो घर बनाना शुरू कर दे तो 1.5-2 साल में उसका घर बन जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम पैसे इकट्ठे करेंगे फिर घर बनाएंगे, ये फॉर्मूला गलत है। आपके पास पैसे आए तो आपने थोड़ी सी करके ना, आपने नीचे से आपने फाउंडेशन खड़ी कर दी, नहीं, थोड़े से और पैसे आए ईंटों से दीवार खड़ी कर दें, थोड़े से और पैसे आए लेंटर डाल दें, थोड़े से और पैसे आए फिनिशिंग कर लें। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और मेरा ख्याल है फ्रेश घर अपना खुद बनाना चाहिए, बजाय कि आप तैयार घर किसी से लें। लोग क्वालिटी पे बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, 2 नंबरियाँ बहुत है कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, क्वालिटी ठीक होती नहीं है, ऊपर से रंगो रोगन कर देते हैं, पता ही नहीं लगता। सो अपना घर खुद ही बनाना चाहिए, और इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ईजी काम है। अच्छा, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एक ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार मेरा जो प्लॉट है वो किसी तरह बिक जाए और मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, बैंक में रख देता हूँ क्योंकि प्लॉट तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी के पास 1 करोड़ का प्लॉट है, तो वो करोड़ रुपए का अगर वो बेचने में आजकल के दौर में कामयाब हो गया, ठीक है, तो उस करोड़ रुपए को वो बैंक में रखेगा, तो अब मुझे मेरे ख्याल में कोई 1.25 लाख रुपए उसको शायद इसके लगभग मिलना शुरू हो जाए। तो वो कहता है यार मैं 1.25 लाख रुपए से अपना किचन चलाता हूँ, प्रॉपर्टी सस्ती होगी फिर ख़रीद लूँगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये मेथड जो लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है बैंक्स के अंदर, इसलिए ज़्यादातर लोग बैंक्स के अंदर पैसा रख रहे हैं। लेकिन ये पहले कम था और अब आने वाले 1.5 साल के अंदर दोबारा इसको कम कर देंगे। जब भी शरह सूद ज़्यादा होता है किसी मुल्क के अंदर बैंक के अंदर, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि करोड़ के ऊपर आपको लाख रुपए मिले, तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ इसीलिए भी जा रहा है कि लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। रियल एस्टेट को छोड़ दें, इंडस्ट्रीज में भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग बैंक में इसलिए रखते हैं कि बैंक से पैसा अच्छा आ रहा है। इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा छेड़खानी कर रही है कि अभी 1-1.5% में शरह सूद कम की है, हर 3 महीने बाद 1.5 करते कम करते काफ़ी कम कर देंगे। लोगों के पास बैंक में पैसा रखने की गुंजाइश नहीं होगी। उसकी वजह कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पैसा बैंक में ना रखा जाए बल्कि पैसा मार्केट के अंदर फेंका जाए ताकि मार्केट चले। और अब इससे पहले जब हम टैक्सेस की बात कर रहे थे तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो FBR भी देख रहा है और आपने क्या उस पर टैक्स दिया हुआ है, कहाँ से कमाया और कितना कमाया है, ये आपको तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और किसी भी टाइम आपको अभी तो कोई नॉन फाइलर का कंसेप्ट नहीं, हर बंदा फाइलर है, तो किसी भी टाइम आपको मोहब्बत का एक खत आ सकता है। सो इसीलिए आप उसको डिक्लेयर करें, उस पर टैक्स दें और चुप करके उसको लव लेटर से बचें और कहीं करें और फिर उसको फिर बेच के दोबारा आप अपने अकाउंट में उसको डालें ताकि वाइट भी रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में पैसा जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ बैंक, तो आपको नहीं लगता सर कि पिछले 5, 6, 7 साल में, चलें एक दहाई लगा लेते हैं हम,
ये जो सारा पैसा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने फैक्ट्री बेची, उसने कहा यार प्लॉट खरीद लो। जिसके पास ज़्यादा थे उसने कहा सोसाइटी काटना तो ऐसा है जब दर्जी के लिए कमीज़ काटना शायद जो है वो मुश्किल था, सोसाइटी काटना लगता था आसान है, सुबह सोसाइटी काट दीजिए। हाय रोज़ एक हम सुनते हैं कि जी इधर सोसाइटी लॉन्च हो गई। अब ये जो सारा पैसा निकल के ज़मीन के अंदर जब दफन हो जाता है, ठीक है, और फिर ज़मीन से निकल के दोबारा उससे अगले वाले प्लॉट में दफन हो जाता है, तो आपको लगता नहीं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इससे हर्ट होती है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब भी एक मुतवाज़न सिस्टम रखना पड़ता है, पूरी दुनिया के अंदर रियल स्टेट है, पूरी दुनिया के अंदर आप दुबई देख लें, आप यूएई देख लें, आप कहीं भी चलते हैं, यहाँ पर मसला क्या है? इंडस्ट्रीज, आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, आपके पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब रुपए के आप 4 कमर्शियल प्लॉट खरीदें बहरिया में, तो 1 सेकंड में आप जाके खरीदेंगे, अंगूठा लगाएंगे, प्लॉट आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, सुकून से जाके आप सो जाएंगे, और 2 साल बाद आप 1 अरब की प्रॉपर्टी 1.5 अरब की बेच के चुप करके 50 करोड़ रुपया कमा लेंगे, उस पर टैक्स दे देंगे, अल्लाह खैर सल्ला, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री में आप 1 अरब रुपए की एक इंडस्ट्री लगाएं, 40 एनओसी, 40 एनओसी में सिर्फ एक एनओसी, एनवायरनमेंट का एनओसी आप मुझे लेके दिखा दें तो मैं आपके पैरों के नीचे से गुजर जाऊंगा। फिर एक और माहौलियात का होता है, फिर मैं दोबारा आपके पैरों से नीचे से गुजर जाऊंगा। फिर आप एक और होगा फलाना, ये वो 40 एनओसी एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो एक बंदा वो कहेगा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं 1 अरब रुपए की इंडस्ट्री, जब तक गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन नहीं देगी, जैसे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने SIFC का ऑप्शन दी है, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और ये सिस्टम जो बनाया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी या दुनिया का बाहर से कोई बंदा, अरब मुत्तहिदा अरब, गोरा, शेख, कोई भी आए पाकिस्तान के ना, $500 मिलियन इन्वेस्ट करे, 10 मिलियन करे, जैसे इन्वेस्टमेंट का आएगा, एक कमरे में आएगा, इसी कमरे के अंदर वज़ीर आला भी आके अंगूठा लगाएगा, हर डिपार्टमेंट FBR वाला भी आके उसको सेट करेगा, हर अप्रूवल उसको इस एक रूम में मिलेगी। जब वो रूम से बाहर फाइल लेके जाएगा तो 100% फाइल उसकी मुकम्मल होगी और वो अपना बिजनेस करे। जब तक लोकल पाकिस्तानी बिजनेस को वन विंडो ऑपरेशन नहीं दी जाएगी, बखुदा कोई इंडस्ट्री न लगाएगा न चलेगा। और मैंने हर वीडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और जितने मुख्तदर हल्के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि SIFC लोकल लोगों के लिए भी एक छोटे एक साशे पैक में हमें एक SIFC चाहिए, जिसको खुद आर्मी चीफ लोग आफ्टर कर रहे हो कि एक, अगर मैं 1 अरब रुपए लगाना चाहता हूँ आज, आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब आवाज़ लगाएं कि कौन 1 अरब रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है। हम 2 डेज के अंदर तमाम एनओसीज उनको देने को तैयार है। बखुदा कल पाकिस्तान के अंदर 8,000, 9,000, 10,000, 20,000 अरब रुपया लोग ना फेंके तो आप मेरा नाम बदल दें। लेकिन बात सारी ये है कि करने को कोई तैयार नहीं है। आप एक चीज का एनओसी लेंगे, कमिश्नर ऑफिस जाएं, कमिश्नर से एक्साइज ऑफिस जाएं, एक्साइज से FBR के ऑफिस जाएं, अगला कहता है भाई एनओसी का अगर 1 करोड़ रुपए कॉस्ट है, 10 करोड़ रुपए आपको देना पड़ता है। आपकी लीगल फीसें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आप रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक प्रोजेक्ट आप एनओसी लेते हैं उसका 50 लाख रुपए, मिसाल अगर उसकी गवर्नमेंट की फीस है 7 लाख रुपए, आपको 50 लाख रुपए देना पड़ता है। आप मुझे बताएं, यहां से लोग पैसे लेके दुबई नहीं फरार होंगे? यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ पे क्यों इंडस्ट्री खोलेगी? कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फरार हो रहे हैं लोग वैसे, तो यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत देखें। अभी लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई कि 92 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस एक हफ्ते के अंदर, अब ये अखबारों में आया कि भाईजान ट्रांसफर हुआ है। ये तो अभी जो SIFC के जरिए आर्मी ने जरा इसको, ये जो अफगान और ये जो क्वेटा वाले बॉर्डर है इनके ऊपर लगाया, तो हमारी डॉलर थोड़ा सा संभला, इसी वजह से संभला। आपके प्रॉपर्टी के कायद भी बड़े मायूस हैं इस इंडस्ट्री से। देखिए मलिक रियाज साहब, मलिक रियाज साहब देखें, मायूस बड़ा बिजनेसमैन के बड़े मसाइल हैं और उनके हल भी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटे बिजनेसमैनों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बड़ा तो अपना रास्ता निकाल लेता है, उसके पास पैसा होता है। एक आम बंदा, 1 अरब रुपए रखने वाला बंदा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए इस नाक से, देखिए ना, दूसरी बात भी है ना, एक नया डिप्टी डायरेक्टर आएगा, एक नया डायरेक्टर के दायरे का एक नया DG आता है, तो कहता है यार ये इंडस्ट्री मुझे नहीं पसंद, ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं खतरनाक है, लेकिन साथ वाली इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस धुएं से मुझे मेरा घर चल रहा है, खुशबू आ रही है, उस धुएं से मुझे खुशबू आ रही है, क्योंकि उसने मुझे अच्छा खर्चा दिया है। सो जब तक रिवोल्यूशनरी स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी, और ख़ास तौर पर ये किसी भी लोकल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है, जब तक ऊपर से
SIFC की तरह बेहतरीन किस्म का डंडा और बेहतरीन किस्म का लुक आफ्टर, बेहतरीन किस्म के सिस्टम नहीं होगा, आप यकीन करें यहाँ पर कोई बिज़नेस करने को तैयार नहीं होगा। सो हम छोटे बिजनेसमैनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए सबसे पहली बात, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाए। यहाँ पे तो 2 करोड़ रुपए रखो तो पहले पूछते हैं जी 2 करोड़ अच्छा कमा लिया, अच्छा ठीक है, हलाल थे, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने टैक्स भी दिया, सब दिया है, लेकिन ये पैसे आपने ऐसे ऐसे किए तो हमें तो मनी लॉन्ड्रिंग लग रही है। ऐसे ऐसे मतलब हर चीज़ में DNFBP, ठीक है, IMF के मसाइल हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें। अब देखिए UAE में एक दिन के अंदर, सर आप कहें मैं 1 बिलियन PKR इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी, मैं आपको 1 सेकंड में, आप UAE, लंदन, अफगान, मैं पूरी दुनिया में किसी भी जगह आप कहें मैं $1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर इस दरवाजे से आप $1 मिलियन के लिए इंटर होंगे और उस दरवाजे से जब आप निकलेंगे ना तो आपके तमाम NOC हुई होंगी और अगली NOC को कहेंगे, आपके घर आके आपको बताएंगे हम आपको, क्यों आप पैसा लेके आ रहे हो, हम आपको इज्जत देंगे, टैक्स भी नहीं लेते, नेशनलिटी भी देते हैं, PR जिसको कहते हैं वो भी देते हैं, आपको ये भी देते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, पूरी दुनिया इसीलिए वहाँ जाती है। यहाँ पर एक दरवाजे से एंटर हो तो दूसरे दरवाजे पे निकलते 1 साल लगता है। NOC को कहते हैं जी फाइल, अब फाइल नहीं हिल रही, वो फाइल को पहिया सही नहीं लगा, पहिया लगा दो तब बिजली, वो डायरेक्टर साहब छुट्टी पे हैं तो फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, छोटा आएगा वो कहेगा भाईजान बाबू साहब मेरा क्या बने हैं, मेरा क्या बना, हर जब तक ऊपर CM PM आर्मी चीफ साहब इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक ये बिजनेस नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो SIFC है ये एक एग्जाम्पल है कि अगर बाहर से लोग डॉलर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं रिकॉर्डिक्स के अंदर, माइनिंग के अंदर, चीज़ों के अंदर, तो हमें भी छोटी सी एक इस तरह की हमें बना दें जिसमें कोई तो सुनने वाला हो, जब हम आवाज़ लगाएं तो क्या जी इसका मसला हल कर दो। यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं? यूट्यूब से देखें अभी तो हमारा चूंकि रियल स्टेट है और रियल स्टेट के हमारी व्यूज़ बहुत कम है, मतलब आप देखेंगे तो हमारे 8,000, 10,000, 13,000। अब हम कोई मिसाल के तौर पे कोई सियासी बातें शुरू कर दें तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए हमारा $300-400 से कभी अभी ऊपर नहीं जा रहा, पहले $1,000-1,500 आता था। अच्छा। अब चूंकि हमारी व्यूज़ ही बहुत सारे कम हो गए, रियल स्टेट चूंकि मेरा जो व्यूवर है वो आम बंदा तो है नहीं, वो तो वो है जिसने रियल स्टेट लेनी है और वो बंदा है जो पॉजिटिव बातें हम करते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा लोग कम देखते हैं। रियल स्टेट, पॉजिटिविटी, पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान की बात करना, ये लोगों को ऐसी नेगेटिव। ऐसा क्या है आपके कंटेंट में, हालांकि वैसे बड़ा ऑर्डिनरी स्टाइल में आप कंटेंट कर रहे होते हैं, हमारे ही चंद दोस्त बड़े लाखों करोड़ों रुपए के, चले मिलियंस के सेटअप्स लगाए हैं उन्होंने, अब बड़ा अच्छा वो निज़ाम और स्टूडियो और पता नहीं पूरी प्रोडक्शन टीम और पता नहीं क्या, लेकिन वो कंटेंट इतना नहीं देखा जाता। रियल स्टेट का कंटेंट है, मैं अगर किसी का नाम लूँगा तो वो नाराज़ ना हो जाएं। आप जो है वो मेरे ख्याल में आपने सिंपल सा कैमरा सामने रख के मोबाइल वीडियोस बनाते हैं। मेरा कैमरा भी नहीं होता, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, इक्विपमेंट हर चीज़ है। आईफोन मोबाइल में हमारा लड़का भी कहता है बस सर जी क्या ज़्यादा करना है, उसमें बोया का माइक डालता है और एक रॉड का माइक मुझे लगता है सर शुरू करें, बिस्मिल्लाह बोलें, और वो चलता है। उसकी वजह यह है कि हम क्लियर टू द पॉइंट नेचुरल तरीके से बोलते हैं, दिखावा नहीं है, मिलावट नहीं है, पढ़ने वाला पर्ची पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है। हम जो आता है दिल में वो बोलते जाते हैं, जो रियल है वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो वैसा ही होता है। अगर आज एक बात करूंगा तो साल बाद इंशाल्लाह प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं सही साबित होती है। और रियल स्टेट के ऊपर लोगों को पॉजिटिव बात करता हूँ। अगर आज लोग बात करते हैं ये हो गया वो हो गया, मैं हमेशा पॉजिटिव क्यों हूँ? पॉजिटिव इसलिए भी हूँ कि लोगों का पैसा लगा, उनका दिल ना टूटे, दिल आज़ारी और नेगेटिव कंटेंट करके लोगों को डरा के उनसे सस्ती प्रॉपर्टी खरीद लेना, इन चीज़ों से बचना। दूसरी बात यह है कि लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मैं एक सिंपल मैन हूँ, मैं आई एम नॉट अ टाइकून, मैं फुटपाथ पे बैठने वाला बंदा हूँ और मैं ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए तो अगवा हुआ कि मैं सिंपल मैन था और मैं बगैर गॉड्स के, यहाँ पे जो एक कल्चर है कि इधर भी डाला, आगे भी डाला, पीछे भी डाला, मैं कहता मैं किसी नाल ज्यादती को ना की थी, तो मैंने नाल कौन ज्यादती कर सी, इंज मुँह चाह के फुटबॉल खेलन कल्ला चला जाना था तो चाहे आ गया। लेकिन रब का फजल और करम है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो इदारे भी आपके लिए काम करते हैं और रब अपना खसूसी फजल और करम करता है, जिसकी वजह से ऊंच है नीच है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से भी खुश हैं, इस मुल्क से भी खुश हैं और अपने लोगों से भी खुश हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक प्लॉट ख़रीदे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यार अब इनको बेच दिया जाए, इनकी कीमतें शायद अब अगले 5 साल कभी भी नहीं बढ़ेंगी। एक आम ख्याल ये है कि अब रियल एस्टेट जहाँ रुक गई है और मौजूदा हालात जो हैं वो शायद इस बिज़नेस को या इस इंडस्ट्री को ग्रो ना होने दें। तो आपका भी ये ख्याल है कि वाकई अब इसको 3-4-5 साल चाहिए? मतलब चलें ठीक है, एक बंदे का एक प्लॉट है 10 लाख रुपए का उसने लगाया हुआ है तो वो होल्ड कर ले, फिर उसको अब देखिए या फिर वो पैसे कहीं निकाल के। स्टेट पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की है, सो जो चीज़ ताकतवर लोग की होती है वो ज़्यादा देर नीचे नहीं रहती। सो ये एक लॉबी होती है, फिर उसको मजबूत भी करेगी।
अभी IMF की तरफ से थोड़ा सा डंडा है कि रियल स्टेट को हम मिनिस्ट्री ना दें, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में आया था। मिनिस्ट्री आगे चीज़ें बहुत सेट हो जाएंगी, लेकिन ये कोई ऐसी मिनिस्ट्री देंगे जो कि उनको मिनिस्ट्री भी ना लगे और हमारे लिए मिनिस्ट्री भी हो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो चैलेंजेस हैं, चीज़ें हैं, लेकिन स्मूथ लाइफ हो जाएंगी। IMF की नया जो डील हो जाती है कर्ज की, जो अभी आखिर में, चूँकि अभी आखिरी किस्त है, जो नई जो अभी होने जा रही है डील, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उस तरफ, जिस तरह लोग रियल स्टेट बेसिकली ज़्यादातर इमरान खान की वजह से बहुत सारी डिस्टर्ब हुई है। अब कंज्यूमर जो है वो पिछले 1 साल से आपकी वीडियोस भी आ रही हैं, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं, बल्कि जिससे मुलाकात हो वो कहते हैं यार ये बाइंग का टाइम है। 1 साल पहले जिसने बाइंग की है उससे लगता है कि यार नहीं, टाइम नहीं था, मेरे पैसे तो और नीचे आ गए हैं। फ़र्ज़ करें किसी ने अगर 5 मिलियन 10 मिलियन की कोई चीज़ ख़रीदी है तो आज अगर 10 मिलियन वाली 7 पे फिर आ गई है, तो आज इस चीज़ से भी एतमाद जो है ना कंज्यूमर का उठ रहा है कि यार ये जब हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि यार हमें कोई जगह ख़रीदो, कहता है ये राइट टाइम है, तो राइट टाइम तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअल राइट टाइम कब आएगा जिसके बाद थोड़ा स्पैन रह जाएगा दोबारा रेज होने में? देखिए जी, इस टाइम ना रियल स्टेट अपनी बिल्कुल डाउन पोजीशन के ऊपर है, यानी कि इससे मजीद नीचे नहीं जा रही। पिछले 4-5 महीने से जो रियल स्टेट है ना, जितनी डाउन है, अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर 1 करोड़ का प्लॉट था, आज वो प्लॉट 70 लाख है, तो पिछले 3-4 महीने से ही 70 लाख पे या 75 लाख रुपए 3-4 महीने से। अब मजीद इससे नीचे नहीं जाएगा, मजीद इससे ऊपर ही जाना है और मजीद इससे बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली हम उल्टा चलते हैं। हमारे इन्वेस्टर क्या है, पूरी दुनिया के लोग, जब हाइप चलती है तो सब लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब डाउनफॉल आता है सब एग्जिट करना चाहते हैं। जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो जब डाउनफॉल होता है चीज़ उठाता है, जब ऊपर जाती है तो बिकता है। अब हमारा हज़ारों कस्टमर जब रियल स्टेट ऊपर जाती है वो नहीं बेचते, वो कहते हैं यार हो सकता है और ऊपर चली जाए, और ऊपर चली जाए, कोई और के चक्कर में वो चीज़ नीचे आ जाती है। दूसरी बात यह कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक साइकिल चलता है। पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये चीज़ें मैटर नहीं। आप यूएई को देख लें, 2020 के अंदर यूएई के अंदर, आप दुबई के अंदर एक फ्लैट 2 लाख रुपए का था, आज वो 1 मिलियन दिरहम का है। तो सेम एक साइकिल है। 2009 में दुबई को आप जाके देखें, सो ये हर 8-9 साल के बाद एक रियल स्टेट का स्पैम। क्या दुबई में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या कोई मसाइल है? नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 2020 में उनकी रियल स्टेट डाउन थी, 2020 में कोरोना में पाकिस्तान की रियल स्टेट बहुत ऊपर थी। सो ये पूरी दुनिया के अंदर एक साइकिल चलता है और एक साइकिल में कुछ लोग को फ़ायदा होता है, कुछ लोग को नुकसान होता है, और ये साइकिल पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता रहेगा। आज रियल स्टेट दुबई में बूम पे हो सकता है 10 साल बाद नीचे हो, इधर हमारी डाउन है, हो सकता है 4-5 साल के अंदर एक बेहतरीन रियल स्टेट हो। तो ये जो अभी बजट आया है, इस बजट का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ, अच्छा एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकेंगे। एक तो ये आजकल वो नॉन फाइलर और फाइलर की कैटेगरी बड़ी हाईलाइट हुई है, जो कि शायद इससे पहले किसी बजट में इतनी हाईलाइटेड नहीं थी। तो ये जो 15% टैक्स ऐड हुआ है, गेन टैक्स, शायद मैं क्योंकि रियल स्टेट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैंने बजट सुना है, ये 15% टैक्स इम्पोज होगा करंट 1 जुलाई की बाइंग के ऊपर, या जो प्रीवियस बाइंग अगर किसी ने की हुई है, फर्ज करें एक शख्स ने 2016 में बाइंग की थी, उसके ऊपर भी ये टैक्स अब लागू हो गया, क्योंकि वो पहले तो स्लैब थी ना, शायद 15%, 12.5, 10 ऑनवर्ड ऐसे। तो अब इसके बारे में आपको क्लैरिटी बता सकते हैं कि ये टैक्स? देखिए, रियल स्टेट के जो टैक्सेस हैं, चूंकि ये तो अभी तजावीज़ है ना, अब ये फाइनल होंगी, फिर आएंगी, फिर उसके ऊपर एक तफसीलन प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स के ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर आप गेन टैक्स की बात करते हैं ना 15%, वो ये होता है कि उसके स्लैब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बेचो तो फॉर एग्जांपल 15% होगी, जी। तीसरे साल में बेचोगे तो 10% हो जाएगी, जी। 5 साल बाद बेचोगे तो 0 टैक्स हो जाएगा। हाँ जी। मतलब इस किस्म का ये बेसिकली जो ट्रेडर है ना, जो बिजनेस ट्रेडर है, जो लगा हुआ है, उसको ज्यादातर हिट करने के लिए होता है कि जो बार बार पैसा लगा रहा है और पैसा कमा रहे हैं हम उनसे। हाँ, जो एक देखे ना आप, फिर एक देखे ना, आम एक बंदा है, वो तो रियल स्टेट आज लेके कल नहीं बेचता। इसमें रियल स्टेट वाले थोड़े से खराब हो रहे हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जो ब्रोकर है, आज लिया साल के अंदर बेचा। जो आम एक बायर है, उसने तो आज प्लॉट लेना है और उसने 20 साल बाद बेचना है, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद उसके ऊपर कोई ऐसे बड़े टैक्सेस नहीं है। दूसरा जो टैक्स आया वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल 3.5%, 5% भी है कि 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंट टैक्स है। वो फिर अभी ये है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज फॉल ही नहीं करती, और मेरा ख्याल है अगर बड़े लोगों से 5-10 करोड़ वाली पार्टियों से गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है तो ठीक है, इसमें गरीब बंदा नहीं पेश रहा। और आम एक एवरेज बंदे के प्लॉट की क्या कीमत है पाकिस्तान के अंदर? 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख
के करोड़ है तो उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल अपना देगा, पंजाब ड्यूटी टैक्स देगा और जो रजिस्ट्री इंतकाल या गवर्नमेंट की जो फीस है वो देगा। लेकिन एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो फाइलर नॉन फाइलर की आप बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ से इख्तिलाफ नहीं करते कि नॉन फाइलर, सबको फाइलर होना चाहिए। उसकी वजह आप फाइलर है, मैं फाइलर हूँ, हम ही टैक्स दे रहे हैं। जो नॉन फाइलर है अरबों का कारोबार करे, मंडी बकरा मंडी चले जाएं, आप सब्जी मंडी चले जाएं, आप गला मंडी चले जाएं, अरबों रुपए का कारोबार करें, लोग 1 रुपये टैक्स नहीं दे रहे। मैं अगर एक फाइलर हूं तो मेरा प्रॉपर्टी नामा का जैसे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो साथ ही मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूं। सो ये बर्डन हम सब के ऊपर है, ये डिवाइड होना चाहिए सबके ऊपर, बजाय सिर्फ रियल एस्टेट के टैक्स हम देना चाहते हैं, हम देंगे, हम एक अच्छे शहरी हैं। लेकिन बाकी जो बिजनेसेस हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, अब देखिए ना गला मंडी है, वहां पर एक बनने के बाद 600 बोरियां पड़ी हैं, उसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरा एक प्लॉट है वो गवर्नमेंट को पता है। क्यों? क्योंकि हम सारा डॉक्यूमेंटेड है। नॉन डॉक्यूमेंटेड को जब तक डॉक्यूमेंट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, और उसके ऊपर टैक्स के ऊपर एहतजाज करना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना, मैं समझता हूँ कि जो टैक्स है वो हम देंगे। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम टैक्स देंगे, अगर नहीं कमा रहे तो हम नहीं देंगे। अब ये तय हुआ कि जो सोशल मीडिया है, जो अभी तक हमारी गुफ्तगू हो रही है, उसने आपकी लाइफ में मेरे ख्याल में बड़ा चेंज, बिग चेंज सोशल मीडिया की वजह से आया। आज अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर पॉपुलर ना होते तो फिर क्या देख रहे थे अपने बिजनेस को? मैं बड़ा ऑनेस्ट सा जवाब चाहिए। मैं अगर यूट्यूब या फेसबुक, टिकटॉक, इन चीज़ों पर मैं ना होता, इस सोशल मीडिया में 2018-19 में मैं यूट्यूब पे ना होता, आज मैं किसी जगह एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता और बहुत ज़्यादा जोर लगाता तो 70-80 हज़ार पे ले रहा होता। मतलब CD 70 से 1 to 5 पे शिफ्ट हो जाते। आजकल तो 1 to 5 भी बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन वो तो CD 70 था, ये वो तो मेरे वालिद साहब ने 2011 में मुझे 65,000 रुपये का लेके दिया था, किस्तें वो देते, मुझे तो फ्री का मिला था ना। कभी जब ये बड़ी गाड़ियाँ माशाल्लाह आप चला रहे होते हैं तो वो कभी राइड याद आती है? बाइक राइड वो करता भी हूँ ना, राइड हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद उस पर फिरता हूँ तो प्रॉपर उसको राइड लेता हूँ, उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। नहीं, वैसे कभी जब मोटरवे पे जा रहे हो ज़हन में पूरी फिल्म चलती हो? हाँ, मोटरसाइकिल वाला कोई देखता हूँ तो याद आता है। ये सारी चीज़ें याद आती हैं। वो जैकेट मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है जो मैं पहनता था, वो ग्लव्स, वो मेरे मोटरसाइकिल के टूटे फूटे इशारे, वो सारा सामान मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, पेचकस, नट, हर चीज़, क्योंकि खुद ही मिस्त्री बनना पड़ता है ना, जाहिर बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप हर चीज़ खुद ही सेट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल याद आता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, आखिर में अब ये बता दें कि आज अगर कोई नौजवान BCom करके निकलता है तो उसको इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एज आ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए? इसमें पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो उस नौजवान को 5-7 साल के बाद इस्माइल बना दे? देखिए, शायद मेरी गुड लक थी कि मैंने रियल एस्टेट को जब ज्वाइन किया तो उसके बाद रियल एस्टेट में एक बूम आया। शायद आज का इस्माइल अगर उसको ज्वाइन करता है तो उस इस्माइल के लिए एक बैड लक ही है कि रियल एस्टेट डाउन है। सो रियल एस्टेट को इस टाइम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, और इसको ज्वाइन करना चाहिए साल से 1.5 साल के बाद। अगर वो रियल एस्टेट को कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो सबसे पहले किसी और इंडस्ट्री के अंदर फ़िलहाल हाथ पाँव मारे, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ईजी काम है एज़ कम्पेयर टू अदर काम। थोड़ा सा मुश्किल काम पहले करे फिर इस आसान काम में आए, ये थोड़ा सा आसान है। इट्स नॉट दैट मच, रियल एस्टेट कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है। बाकी इंडस्ट्री चलाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, रियल एस्टेट काफ़ी आसान भी, और इसमें जम्प्स और चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। सो जो जिसकी फील्ड है उस फील्ड के अंदर किसी न किसी दफ्तर के अंदर हार्ड वर्क के लिए वो सर्वाइव करे। हार्ड वर्क और पैशन होना, सब्र होना, ये सारी, और पेशेंस होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो पहले ये सीखे, 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो मैंने भी रियल एस्टेट नहीं की ना। 2015 से 2013-14 से तो लेकर 2017 तक मैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था। तो एक सिस्टम के अंदर बंदा गुजरता है, चैलेंजेस समझता है, चीज़ें, तकालीफ, बॉस की बातें, छुट्टी करनी है नहीं करनी है, फाइन्स, ये वो सारी चीज़ें वो एक समझता है। फिर उसके बाद आप रियल एस्टेट में एज आज़ाद आके काम करते हैं, एज अ फ्रीलांसर 1-2 साल, फिर उसके बाद आप एक स्टेप इन होते हैं। तो ये 5-6 साल का प्रोसेस है, ये नहीं कि आप सेकंड में। सो तब तक ये रियल एस्टेट भी बेहतर हुई होगी जब तक ये छोटे छोटे वो स्टेप्स लेंगे। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब आपका, आपने वक्त दिया, और मेरे ख्याल में लोगों को काफ़ी सारी मालूमात मिल गई होगी। हमने आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस किया, इंडस्ट्री को भी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच जी। वेलकम जी, थैंक यू।